हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्प सत्र सीरीज के तीसरे कॉमिक्स सर्प यज्ञ के साथ। मनोज गुप्ता पेश करते हैं सर्प यज्ञ। पूर्वसार नागद्वीप पर आई जल प्रलय के कारण सभी नागद्वीप वासी सर्प महानगर में शरण लेने को विवश हैं। नागद्वीप के विनाश के लिए उन्हें एक वकील तिरुमला पर संदेह होता है, जिसका पीछा करते हुए नागद्वीप के पंचनाग पातालनाग तौसी से टकरा जाते हैं, जो अपनी पत्नी अप्सरा को ढूंढने के लिए सतह पर आया हुआ है। अप्सरा को पहले ही विसर्पी अपना बंदी बना चुकी है, परंतु वह अप्सरा को एक मानव प्राण बचाने के लिए लौटकर वापस आने के आश्वासन पर जाने देती है। उधर तौसी को गलतफहमी है कि अप्सरा नागराज से मिलने आई है। पंचनागों और तौसी के संघर्ष में विसर्पी तौसी को बंदी बना लेती है। दूसरी तरफ नागराज, जो पाताल विष से संक्रमित होकर मृत्यु के कगार पर पहुंच गया है, प्रत्यक्षतः अप्सरा के रूप में पाताल पहुंचता है, परंतु उसका सामना पाताल पहुंचे तौसी से हो जाता है। नागराज तौसी को परास्त करने ही वाला होता है कि तभी तौसी का परम मित्र G18 वहां पर आकर नागराज को जड़ करके तौसी को बचा लेता है। यह तौसी वास्तव में कालू जिन है। दोनों नागराज को माया दर्पण में कैद कर देते हैं। इसी बीच मिस किलर और नगीना अप्सरा को ढूंढ रहे हैं, परंतु अप्सरा एकदम गायब हो चुकी है। पर असली वकील तिरुमला को भारती ढूंढ निकालती है और उसे लेकर सीतनाग कुमार के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ती है। अब तौसी सतह पर नागद्वीप का बंदी है और नागराज पाताल में माया दर्पण का। अप्सरा अभी लापता है। अब आगे कहानी पढ़िए सर्प यज्ञ में। तौसी बहुत शक्तिशाली है और उसका पुत्र टनी उससे भी 2 हाथ आगे है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है कि वह तौसी की कमजोरी है। और अभी टनी यहाँ पर है। ऋषिराज गिद्ध के आश्रम में साधना कर रहा है, अपनी शक्तियों को बाहर छोड़कर, क्योंकि गिद्ध के आश्रम में किसी भी शिष्य को बाहरी शक्ति के साथ प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। मन तो खून के आंसू रो रहा है, पर क्या करूं, युद्ध और प्रेम में सब जायज है। यह गया तौसी का दिल। अब जल्द ही यह दिल धड़कना बंद कर देगा, लेकिन मेरे पास यहाँ रुकने का समय नहीं है। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो कहीं मेरा ही दिल धड़कना बंद न हो जाए। वह जो भी था, उसकी आशंका गलत न थी। कोई ऋषिराज गिद्ध के आखेट पर्वत पर स्थित आश्रम की तरफ आ रहा था। अरे, आपको विश्व सागर पार करके आखेट पर्वत तक क्यों आना पड़ा महान G18? सर्प देश में सब कुछ कुशल तो है ना? यहाँ की बात करो, यहाँ शांति है ना? विश्व सागर को तो पक्षी भी पार करके नहीं आ पाते, यहाँ से शांति कहाँ जाएगी? ऋषिराज गिद्ध कहाँ हैं? वे तो थोड़ी देर पहले कहीं चले गए। उफ, उधर नागराज ने सर्प देश में उत्पात मचाया हुआ है और इधर ऋषिराज गिद्ध अपने आश्रम में नहीं है। नागराज, वह पृथ्वी वाला नागराज? हाँ, वही। उसे तो हमने बंदी बना लिया, पर मुझे आशंका है कि वह अकेला नहीं आया, अपने साथियों के साथ आया है। पर यहाँ आखेट पर्वत पर कोई नाग, दानव, यक्ष, किन्नर आ ही नहीं सकता। अरे, चले गए? यह टनी के लिए कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहे हैं, नहीं? नहीं, यह तो G18 की आवाज है। ऐसा क्या हो सकता है जो महान G18 को चीखने पर विवश कर दे? कहाँ गया टनी? यहाँ पर बिखरा खून टनी के रक्त रंजित वस्त्र और लापता टनी। तुम तो कह रहे थे कि यहाँ कोई नहीं आया, फिर कहाँ गया टनी? मैंने चारों तरफ देख लिया है, वह यहाँ कहीं नहीं है। अब क्या जवाब दूंगा मैं मित्र तौसी को? क्या कहूंगा अप्सरा भाभी से? यह अवश्य धरती के नागों का काम है। अगर टनी नहीं मिला तो उनमें से हर कोई मरेगा। इसी हवन कुंड में मैं स्वयं करूंगा उनका सर्प यज्ञ। G18 ने घेराबंदी की शुरुआत कर दी थी। सीमा प्रहरियों, सर्प देश के सभी मार्ग बंद कर दो। नागराज के साथियों ने युवराज टनी पर प्राणघातक हमला किया है और उनका अपहरण भी। उनको इस अपराध का मूल्य अपने अस्तित्व को मिटा कर चुकाना होगा। टनी का अपहरण? असंभव। पर तुम आश्रम क्यों गए थे G18? और तुम्हें किसने बताया कि टनी पर प्राणघातक हमला हुआ है? ऋषिराज गिद्ध टनी के रक्त रंजित वस्त्र नहीं, पर आप कहाँ चले गए थे? विश्व सागर के इस पार हवन सामग्री लेने आया था, पर हुआ क्या है? G18 पूरा घटनाक्रम बताता चला गया। किसका हो सकता है यह काम? धरती के नागराज का। वह यहाँ अप्सरा के रूप में आया था। हमने उसे तो माया दर्पण में कैद कर लिया, पर यह काम उसके साथियों का हो सकता है। मैं माया दर्पण जाकर नागराज से सत्य का पता लगाता हूँ। ठीक है ऋषिराज, और मैं जाकर सबको सतर्क करता हूँ। सर्प देश के वासियों,
धरती के कुछ मानव नागों ने युवराज टनी पर प्राणघातक हमला करके उनका अपहरण कर लिया है। सावधान रहें और किसी भी अपरिचित के दिखते ही मुझ तक तुरंत सूचनाएं पहुंचाएं। ऋषिराज गिद्ध मानस रूप में माया दर्पण में बंदी नागराज से सत्य का पता लगाने गए हैं। यह क्या? माया दर्पण पर कोई अभेद्य कवच है। मुझे इसको तोड़ने के लिए अपने शरीर में प्रवेश करके वापस आना होगा। फिर कुछ ही देर में हमको पता चल जाएगा कि नागराज कहाँ है। और अरे, विष सागर में बुलबुले? असंभव, यह दृष्टि भ्रम है। विष सागर में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। नागराज रह सकता है। इस पूरे विष सागर को सुखाकर जो विष की एक बूंद बनेगी वह नागराज के विष की एक बूंद है। अब इससे पहले कि मैं अपने उसी विष में इस पूरे पाताल को डुबो दूं, तौसी को मेरे समक्ष उपस्थित करो। अद्भुत, तो तुम हो नागराज, यानी तुम माया दर्पण में कभी गए ही नहीं। ऋषिराज गिद्ध के सामने आकर तुमने स्वयं अपने लिए आसान मौत चुन ली है, पर तुम अप्सरा के रूप में पाताल लोक आए क्यों? ऋषिराज गिद्ध तो वह आप हैं। आपकी बाकी बातें तो मेरी समझ से बाहर हैं, पर मैं पाताल लोक उस पाताल विष की काट ढूंढने आया था जिसे मेरे शरीर में पाताल नागों ने पहुंचाया है। फिर मुझे पता चला कि तौसी नाम का एक पाताल नाग एक गलतफहमी की वजह से मुझे ढूंढने पृथ्वी आ सकता है। मैं बस उसी से मिलने और विष की काट लेने यहाँ आया हूँ। इतना झूठा और बड़बोला नाग अप्सरा सतह पर तुझसे मिल नहीं गई थी ना? यही गलतफहमी है। जवाब सिर्फ तौसी को मिलेगा। युवराज टनी कहाँ है? या तो बताएगा ना या मरेगा। फिलहाल मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है। अब तौसी को बुलाओगे या पाताल लोक के विष सागर में डूबने का कारण बनोगे? तेरी मौत का कारण बनूंगा। प्रहरियों, बंदी बना लो इसे। सशस्त्र प्रहरी नागराज की तरफ लपके और अगले ही पल सिर्फ प्रहरी रह गए। अरे, हमारे अस्त्र कहाँ गए? असंभव, न सर्प आते दिखे न हमारे अस्त्र छीनते। इतनी तीव्र गति। यह एक चेतावनी थी प्रहरियों। मुझे तुम्हारे प्राणों में जरा भी रुचि नहीं है। बस तौसी को सामने ला दो, वरना मुझे तुम्हारे रक्त की नदी को पार करके उस तक पहुंचना पड़ेगा। बस मुझे कुत्तों के साथ साथ तुम जैसे सांपों की दुम को सीधा करना भी आता है। अब तौसी से पहले मुझे इच्छाधारी नेवला चाहिए। कौन है इच्छाधारी नेवला? इच्छाधारी नेवला? तुम कैसे जानते हो इच्छाधारी नेवला को? वही है तुम्हारे युवराज टनी का हमलावर। वह मिल जाएगा तो मुझ पर लगा आरोप भी मिट जाएगा। कहाँ है वह? एक नया झूठ। वर्षों पूर्व मर चुका नेवला किसी पर हमला कैसे कर सकता है? तूने अपनी असली मक्कार रूप दिखा दिया है। अब गिद्धराज तुझे स्वयं बंदी बनाएगा और तेरी वह हालत कर देगा कि तू टनी को स्वयं लाकर मेरे सामने उपस्थित करेगा। ऋषिराज गिद्ध जैसी चमत्कारी शक्ति के सामने शक्तिहीन नागराज कोई प्रतिद्वंदी था ही नहीं। इस अग्निवृत्त की लपटें आकाश छूती हैं नागराज। तू अगर उड़ भी पाता तो भी इनसे भस्म होने से बच नहीं पाता। युवराज को हमें सौंप दे, हम तेरी जान तुझे सौंप देंगे। अग्निवृत्त का घेरा छोटा हो रहा था और ऋषिराज गिद्ध का संयम भी। बड़ी सख्त जान है, इसको भस्म होना स्वीकार है, पर युवराज टनी का पता बताना नहीं, जबकि यह अच्छी तरह जानता है कि इस अग्निवृत्त से अस्थि भी साबुत बाहर नहीं आ पाएगी। ओह, अरे ये सांप कहां से आए? नागराज, तुम अग्निवृत्त से बाहर कैसे आए? ये लपटें तो आकाश को छू सकती हैं। नागराज पाताल को भी खोद सकता है। बस मैं सर्प सुरंग बनाकर तुम्हारे अग्निवृत्त से बाहर आ गया, पर तुम्हारे लिए यह मृत्यु सुरंग है, क्योंकि मेरे सर्प तुम्हें अग्निवृत्त में खींच लेंगे और अपने ही आग में जलोगे तुम गिद्धराज। मेरी यह अग्नि मुझे नहीं जलाएगी, पर अब तुझे अपनी विशेष शक्तियां दिखाने का समय आ गया है। तू जमीन खोद कर तो बच सकता है, पर अब गिद्ध तुझे खोदेगा। गिद्ध को वरदान है कि वह कैसे भी सड़ा गला, ताजा या विषैला मांस खा भी सकता है और पचा भी सकता है। इतनी पीड़ा, वरदान के कारण तुम मुझे काट कर भी गलोगे तो नहीं, पर मेरे घाव भी तुरंत भरते हैं। जीवन भर खाता रह जाएगा तू मुझे। मेरे कांटे के घाव जल्दी नहीं भरते नागराज। सच में मेरे घाव भर नहीं पा रहे हैं। मुझे और शक्ति चाहिए। नागराज फिर नागमणि का एहसान लेने ही वाला था, पर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। नागराज का एकमात्र सहारा विष सागर की परतों में घुलता चला गया। नागराज के पास अब स्वयं को बचाने के लिए न कोई योजना थी और न समय या थी। उसकी कलाइयों से बेशुमार सर्प निकलकर ऋषिराज गिद्ध के मुंह पर लिपटते चले गए। मेरी चोंच और तेरी मौत के फासले को तेरे सर्प कम नहीं कर सकते। तो गिद्ध के मनपसंद भोजन को छीनना चाहता है? कभी नहीं।
अब पहले इन सर्पों को निगलूंगा और फिर तेरे मांस को। तेजी से सर्प निकलने के कारण नागराज का शरीर शिथिल पड़ता जा रहा था। बस यही है तेरी शक्ति नागराज, अभी तो मेरा जलपान भी पूरा नहीं हुआ है। अब मैं यह क्या हो रहा है? मेरे उदर में यह धमाका कैसा? आप नाग हलवे के साथ साथ नाग मिर्ची भी निकल गए हैं ऋषिराज गिद्ध। निकले हुए सर्प मेरे ध्वंसक सर्प भी थे। अब बचो तो मिलना। जब सुना तो विश्वास नहीं हुआ था। तो सचमुच माया दर्पण में नहीं गया था। चकमा दिया था तूने मुझे, पर तब मैं तौसी की शक्तियों के अनुसार लड़ रहा था। अब तू कालू जिन की शक्तियां देखेगा नागराज। तू जरूर किसी बोतल के खुलने से भागा है। जिन तो वहीं मिलते हैं वहीं भेजूंगा मैं तुझे। अरे तू क्या हवा का बना है? हवा का है तो हवा से ही मरेगा तू। तेरी फुंकार के बारे में सुना है मैंने। इस दैवी विष से तो जिन भी दूषित होने से बच नहीं सकते, परंतु वायु को वायु काट भी सकती है। अब हवा ही तेरी बंदीगृह बनेगी। वायु वेग तीव्र था और नागराज शक्तिहीन। यह तो बड़ी आसानी से काबू में आ गया। अब मैं इसके फेफड़ों से भी हवा छीन लूंगा। रुक जाओ कालूजिन, मात्र यही युवराज का पता जानता है। इसे हर हाल में जीवित रखना है। अगर यह मर गया तो हम युवराज टनी को वापस कैसे लाएंगे? यह अपनी इच्छा से कभी नहीं बताएगा। मैं इसके मस्तिष्क में वह जानकारी निकाल लूंगा। कोई अति शक्तिशाली ऊर्जा इसके मस्तिष्क की रक्षा कर रही है, शायद इच्छाधारी ऊर्जा। पर अगर टनी इसके पास नहीं है तो क्या वह माया दर्पण में है? तो क्या पाताल लोक में दो नागराज हैं, एक मेरी वायुकूप में और दूसरा माया दर्पण में? इस पूरे घटनाक्रम पर कोई और भी कड़ी नजर रखे हुए था। वैसे तो यह अनंत काल तक माया दर्पण में भटकते रह जाएगा। इसको यहाँ बुलाना है अपने सामने, और इसको रास्ता दिखाने के लिए इन माया प्राणियों में से किसी एक को गाइड बनाना पड़ेगा इसी वक्त। अप्सरा मिल गई ना? कहाँ है अप्सरा? और तौसी? आया था तौसी, पर अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। और अप्सरा? धोखा हुआ मेरे साथ G18। एक ऑपरेटिव मिस किलर, एक तांत्रिक नागिन नगीना को अप्सरा बनाकर ले आई थी। मैं मूर्ख बन गया और मुझे भागकर अपने इस गुप्त लैब में आना पड़ा। तू भागा क्यों? मुझे क्यों नहीं बुलाया? तू मुझसे क्या छुपा रहा है कालचक्र? कुछ भी तो नहीं G18, मैं अप्सरा को ट्रैक कर रहा हूँ, जल्दी मिल जाएगी। जल्दी करो, मैं सतह पर ज्यादा देर रुक नहीं सकता, क्योंकि नागराज ने सर्प देश में प्रलय मचाई हुई है और तौसी यहाँ सतह पर। कुछ छुपा तो तुम भी रहे हो G18, पर अब मैं तौसी को कभी पाताल लोक लौटने नहीं दूंगा। उसे कंट्रोल करने के लिए मुझे एक नया रिमोट चाहिए जो बस तैयार है। बस अप्सरा कहीं उसके सामने आकर चिप का प्रभाव कम न कर दे। शानदार। आप अकेली रहती हैं? नहीं, दादाजी के साथ। मुझे इस तिलिस्मी घर की सुरक्षा बढ़ानी है, ताकि कोई भी अनाधिकृत प्रवेश करने वाला स्वयं चलकर वापस न जा सके। अब मात्र अधिकृत और परिवार वाले ही अंदर आएंगे। क्या हुआ तिरुमला? ऊपर कोई और भी है क्या? हाँ, एक दो सेवक और कुक। उनकी तबीयत ठीक तो है ना? अरे हाँ, डरो मत और आगे मत भागो। तुम इस घर के बारे में कुछ नहीं जानती। तू आ गई भारती? क्या हो रहा था उस इमारत में? मैं तिरुमला हूँ, आप दादाजी हैं? रुक जाओ, वही रुक जाओ, आगे मत आना, वरना ये दीवारें तुमको पीस डालेंगी। अरे मुझे पता नहीं था कि आप देख नहीं सकते, सॉरी। यह मेरे दादाजी हैं तिरुमला, और यह सब देख सकते हैं। प्रणाम दादाजी। खुश रहो, पर सच सच बताओ तुम कौन हो? एडवोकेट तिरुमला है दादाजी। यह उसी इमारत में रहती है। अब यह कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेगी सुरक्षा कारणों से। किसकी सुरक्षा? इसी की दादाजी। अरे कहाँ गई? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो तिरुमला? इस दीवार के पीछे कुछ है क्या? बताओ मुझे। तुम्हें कैसे? ठीक है, हाँ है। देखना चाहती हो कौन? तो देखो। ये तो विष से अचेत है और स्पष्ट है कि ये मेरे पाताल विष के कारण। मैं लाऊंगी इसकी चेतना वापस। यह तो अप्सरा है। अप्सरा? नागराज की कुंडली में बैठा योग यही तो है। पर तिलिस्म ने इसको अंदर आने से रोका क्यों नहीं? और मैं यह जानना चाहती हूँ कि इसने सौडांगी को बचाने के लिए अपना गुप्त रूप प्रकट क्यों किया? इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लिया? और मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर यह श्री यानी अप्सरा पाताल नाग कन्या है तो असली तिरुमला कहाँ है? तिरुमला अपने घर में है, कपड़ों की अलमारी में। अब तक उसे होश आ गया होगा। बोलो निशा। मैडम, ब्रेकिंग न्यूज है। तिरुमला मैडम का हेरिटेज बिल्डिंग से फोन आया था। हमारी टीम बस वहां पहुंच रही है। ओके निशा, यू हैंडल इट, मैं बिजी हूँ। यह सही बोल रही है, पर फिर ये यहाँ आई क्यों? बचने के लिए, क्योंकि एक और शक्तिशाली पाताल नाग तौसी से ढूंढता फिर रहा है। तौसी यहाँ आ गया है? तब तो मैं कुशलता की प्रार्थना करूंगी।
प्रार्थना से कुछ होगा नहीं। तौसी का सामना नागद्वीप के विकराल सर्पों से है। मैं उन्हीं नागद्वीप के सर्पों की कुशलता के लिए प्रार्थना करूंगी। 11 बज गए भाई। इस ओवरनाइट पार्किंग को बंद करने का टाइम हो गया है। मुझे यह आवाज सबसे प्यारी लगती है, ताला बंद होने की यह आवाज। अब यह ताला सुबह 5 बजे ही खुलेगा। तो मेरी प्यारी कारों, एकांत को एंजॉय करो। आपका स्वागत है नाग न्याय मंडलाधीशों। न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ हो। आज का आरोपी नाग पाताल नाग तौसी है। इस पर आरोप है कि इसने अपनी शक्ति से भूकंपन किया और इस कारण सागर में उठी जल प्रलय की लहरों में नागद्वीप डूब गया। सैकड़ों नाग एवं सर्प गृह विहीन हो गए। आरोपी का अधिवक्ता कौन है? कोई नहीं। इसका अपराध अक्षम्य है। इसकी पैरवी असंभव है। इसको सीधे दंड दिया जाए। यह नागद्वीप की परंपरा नहीं है। अगर आप में से कोई आरोपी का अधिवक्ता नहीं बनेगा तो मैं बनूंगी आरोपी पाताल नाग तौसी की अधिवक्ता। कृपया आरोप विस्तार से सुनाएं। ये क्या हो रहा है? अगर तौसी को पता चला कि विसर्पी ने उसका पक्ष लिया है तो हमारी योजना गई समझो। हमें तो इन्हें लड़ाना है। बस मनाओ कि विसर्पी हार जाए। अधिवक्ता आरोप तय करें। आरोपी अपराधी है या निर्दोष? आरोपी निर्दोष है। नागद्वीप अधिवक्ता, आरोपी नागद्वीप के विनाश का प्रत्यक्ष अपराधी है और आरोपी के अधिवक्ता उसको बचा नहीं सकते। हर नागद्वीप सर्प जानता है कि उस प्रलय लहर पर इसी पाताल नाग के कंपन छपे हुए थे। हम सर्प हर कंपन को अलग अलग भांप सकते हैं। आरोपी अधिवक्ता, भूमि कंपन होते रहते हैं, भूकंपों के कारण क्षति भी होती है। तो क्या भूदेवी अपराधी हैं? माना वह प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, तब भी नागद्वीप तो नष्ट एक लहर के कारण हुआ। यह असावधानी वश हुई एक दुर्घटना थी। कोई सोचा समझा युद्ध या षड्यंत्र नहीं। मेरा विरोध है। यह कैसे तय हो गया कि यह कृत्य असावधानी वश हुआ है? इसका उत्तर तो मात्र अचेत अपराधी दे सकता है। विरोध स्वीकार है। यह माना नहीं जा सकता। मेरा विरोध, आरोपी को अपराधी न कहें। वैसे अगर यह कृत्य जानबूझकर भी किया गया है तो यह विशेष रूप से नागद्वीप के विरुद्ध ही किया गया था। यह सिद्ध कैसे हुआ? भूकंप सुनामी की दिशा और तीव्रता तय नहीं कर सकता। सत्य है, वस्तुतः कई बार भूकंप से सुनामी आती भी नहीं है। आरोपी के सीधे संलिप्त होने का प्रमाण दें। उसके लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य होने चाहिए। वे नहीं हैं। ऐसा प्रमाण अभी तो नहीं है माननीय। इस पाताल नाग से चैतन्य होने पर पूछताछ करनी पड़ेगी। मेरी मांग है कि इसे बंदीगृह भेजा जाए। हमें आरोपी को ससम्मान छोड़ना पड़ेगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। अब तौसी को चैतन्य करने का समय। अरे, यह तो स्वयं जाग गया। पर कैसे? इसे तो हमको रिमोट द्वारा जगाना था। मैं अचेत कैसे हुआ? और यह हो क्या रहा है? मुझे मृत्युदंड देने की तैयारी। तुम बुद्धिमान हो। हाँ, यह न्यायिक कार्यवाही थी। मैंने तुम्हारा पक्ष रखा और अब तुम स्वतंत्र हो। झूठ। मेरी चेतना आने से तुम भयभीत हो गए हो। हम नागद्वीप वासी भयभीत नहीं होते। देवी विसर्पी को अपना पक्ष रखने पर धन्यवाद दो, अन्यथा तुम अभी मृत होते। मृत तुम सब होगे नागराज के मित्रों, अगर तुमने मुझे अप्सरा का पता न बताया तो। नागराज का हमारा मित्र होने से इसका कोई संबंध नहीं है ना? मैं तुम्हारे न्यायालय को बर्खास्त करता हूँ, क्योंकि अब यहाँ तौसे की अदालत बैठेगी और तुम सबकी मौत का फैसला करेगी। हमारा अपराध क्या है? अप्सरा का पता न देने का अपराध। प्राणदान उसी को मिलेगा जो अप्सरा का पता। हम सिर्फ नर्क का पता बताते हैं और वह भी तो जैसे कृतघ्न नागों को। यह क्या, मेरा मानव रूप चला गया? कहाँ गई मेरी इच्छाधारी शक्ति? चिंता मत कर, बेहोश होते ही तू सारा दुख भूल जाएगा। यह देखो, इच्छाधारी संचय यंत्र का पावर लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। यंत्र इच्छाधारी ऊर्जा खींच रहा है। यानी हम सही स्थान पर पहुंचे हैं और यंत्र इतने पास आकर और सही काम कर रहा है। चल तौसी, अपने क्रोध का लेवल बढ़ा। हम जीत दिलाएंगे तुझे। जो इच्छाधारी शक्ति तू हम तक पहुंचा रहा है, उसी की प्राणी भेजेंगे तेरी मदद को। जैसे जैसे तेरी शक्ति बढ़ेगी, हमारी इच्छाधारी शक्ति का स्टॉक भी बढ़ता जाएगा। मेरी इच्छाधारी शक्ति खींच रही है, मेरी भी। रोको यह विनाश। तुम नागदंड की शक्ति के अधीन हो। अब समझ आ रहा है कि अप्सरा देखते ही तुमको क्यों मार डालना चाहती है। ये कहा अप्सरा ने तुझसे? असंभव। और तेरा यह राजदंड मेरे लिए बस एक लकड़ी का टुकड़ा है। ओह, अगर इस पर राजदंड बेअसर है तो यह पहले बेहोश कैसे हुआ था? किसने किया था वह? बता। अप्सरा ने तुझसे हमला
चुंबक ध्वज। पार्किंग में खड़े वाहन तौसी के चुंबक ध्वज शक्ति के इशारे पर हथियार बन गए और इस युद्ध का उबाल उफनकर बाहर सड़कों पर बहने लगा। उफ, मामला खतरनाक हो रहा है, हमें जाना होगा। ठीक है, पर रुको। एकाएक भयंकर ऊर्जा प्रवाह हो रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। तू रुकना मत, अन्यथा मेरा क्रोध कहीं शांत न हो जाए। जो रूप लेना चाहता है ले ले, जिस शक्ति का प्रयोग करना चाहता है कर ले। तुझे उसी शक्ति के साथ उसी रूप में मारेगा कालदूत। कई विनाशकारी शक्तियां एकत्रित हो रही थीं। अब निकलना चाहिए नगीना, हमको और इच्छाधारी शक्ति नहीं चाहिए। नहीं, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। कालदूत की इच्छाधारी शक्ति खींचकर उसे निस्तेज बनाने का। हम रुकेंगे मिस किलर। दादाजी आप। पुलिस अलर्ट। ग्रैंड मॉल की कार पार्किंग में धमाके हो रहे हैं। भारतीय कारें दीवारें तोड़कर बाहर गिर रही हैं। दादाजी मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। तुम सब यहीं रुको। पर क्यों? वहां घर टूटने वाला है। किसका? मेरा। इनको इतना क्रुद्ध मैंने कभी नहीं देखा। इनको जरूर नागराज का असली दुश्मन मिल गया है। इनका कहर उसी पर टूटने वाला है। पूरी पार्किंग अंदर धू धू कर जल रही है, पर गाड़ियां न जाने क्यों उड़कर बाहर। उस कार का निशाना रिपोर्टर और कैमरामैन थे, पर तभी एक अंगवस्त्र ने कार को हवा में ही थाम लिया। वह अंगवस्त्र वेदाचार्य का था। चले जाओ यहाँ से, यह क्षेत्र खाली कर दो। आप तो भारती के दादाजी हैं, पर यहाँ पर आग ही तो लगी है, कोई बम तो नहीं फट रहा है। फटेगा, क्योंकि यह आग नहीं हवन है, यह है सर्प यज्ञ। जाओ, वरना इसी यज्ञ में तुम सबकी आहुति चढ़ेगी। मैं अंदर जाकर यह विनाश रोकने की कोशिश करता हूँ। क्या इस सर्प यज्ञ में नागराज भी है? नहीं, वह कहीं और आहुति डाल रहा है। G18, आप कहाँ चले गए थे? कुछ पता चला युवराज का? नहीं, अब तो यह काम सिर्फ नाग बाबा ही कर सकते हैं, पर वह समाधि से न जाने कब समाधि पूरी हो गई। टनी को अपने मानस रूप द्वारा ढूंढ रहा था मैं। वह तो नहीं मिला, पर उसका एक पता मिला है। उसका हमलावर इच्छाधारी नेवला, तौसी का जानी दुश्मन नेवला, पर यह तो मर गया था। यानी नागराज सत्य कह रहा था। कहाँ ले गया यह टनी को? यह मुंह नहीं खोल रहा है। मुझे इसका मानस पढ़ना पड़ेगा। मानस पढ़ना है तो नागराज का पढ़िए। टनी को ले जाने वाला तो नागराज ही है। यह जरूर टनी को माया दर्पण में छोड़कर आया है। यह माया जगत है और तू इसका एक माया प्राणी है। अब तू ही मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। कब तक करेगा सवारी नागराज? हम तो अनंत तक उड़ सकते हैं, पर तुम बस इस पर्वत तक ही उड़ पाओगे, क्योंकि मैं इस पर्वत से टकराऊंगा और मायावी कणों में खंडित हो जाऊंगा। परंतु तुम, अरे या मैं कहाँ आ गया? आए नहीं हो, लाए गए हो नागराज। तो यह तुम्हारी योजना है, लेकिन तुम जो भी हो, इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? और वो गलती क्या है नागराज? यही कि तुम्हारी इतनी मेहनत बर्बाद गई। मैं नागराज नहीं हूँ, मैं नागू हूँ। तुम समझे नहीं, मुझे नागराज नहीं, तुम ही चाहिए थे नागू। मैंने तुमको ही यहाँ पर बुलाया है। कौन है यह रहस्यमय पर्दों में छुपा हुआ इस षड्यंत्र का सूत्रधार? क्या पाना चाहता है यह नागू से जो नागराज भी नहीं कर सकता? बताएगा सभी रहस्यों का खुलासा करता सर्प सत्र श्रृंखला का आगामी अंक, सर्प युग। धन्यवाद।